गुड आफ्टरनून क्लास। आप सभी लोगों का आलोक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे कि लगातार आप लोगों को छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को क्वेश्चन पेपर और कंसेप्ट, ये सब छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को दिया जा रहा है। ये सब चीज़ें आप लोग रिवाइज करते जाइए, क्योंकि कुछ ही समय बाद आपका एग्ज़ाम होगा और उसकी डेट जल्दी ही आने वाली है। तो हम लोगों को तैयारी पहले से करनी होगी। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो चीज़ें आप लोगों ने पहले पढ़ रखी हैं उनका रिवीजन लगातार करते रहिए, जिससे कि जब एग्ज़ाम आए तो हमें शुरुआत से ना पढ़ना पड़े। इसलिए आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिए और जो भी छोटी वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ उनसे आपको फ़ायदा ही मिलेगा, क्योंकि हर चीज़ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो आपको आता भी है तब भी आप उनको देखिए, क्योंकि उससे आप हमेशा उनको याद रख सकते हैं। ठीक है, और जब भी पेपर में क्वेश्चंस आएंगे तो आप अगर रिवीजन करते रहेंगे तो पेपर में भी आसानी होगी करने में। तो लगातार आप लोग वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, जिससे कि और छात्र इस चैनल से जुड़ सकें। जैसा कि आपने देखा होगा कि लास्ट वीडियोस में हमने मैथ और हिंदी से रिलेटेड यूपी टेट 2020 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना बताया और वहां से बताया कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम लोग 8 जनवरी 2020 के पेपर में जो संस्कृत का पेपर था 30 क्वेश्चन, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज हम संस्कृत का पेपर, किस तरीके से संस्कृत का पेपर आता है। ठीक है, तो देखते हैं। चलिए, तो संस्कृत में क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, मनोरथ में संधि है। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार कई बार एग्जाम्स में आया है। मनोरथा, संस्कृत में मनोरथा लिखा है, मनोरथा में संधि है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो कौन कौन संधि है? ए ऑप्शन है परस्पर संधि, दूसरी संधि है आपकी अनुनासिक संधि, तीसरी विसर्ग संधि और चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि मनोरथ में संधि कौन सी है। तो कौन सी संधि है बताइए? तो इसमें मनोरथा में संधि विकसित करेंगे तो क्या आएगा? मना धन रथ। ध्यान दीजिए, मनोरथा की अगर संधि की जाए तो क्या बनेगा? मना धन रथ। तो यहां ध्यान दीजिए, यहां पर किसका मेल हो रहा है? विसर्ग का। तो जब विसर्ग आ गया तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, संधि का नाम क्या है? विसर्ग संधि। क्लियर हो रहा है? तो मनोरथा में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। परस्पर संधि ये स्वर संधि है और अनुनासिक संधि ये व्यंजन संधि में आते हैं। ठीक है, तो बाद में बताऊंगा कि परस्पर संधि और अनुनासिक संधि क्या है। यहां पर तो आपको ये देखना है कि मनोरथा में कौन सी संधि है। तो मनोरथा का अगर संधि विकसित किया जाएगा तो मना धन रथ, जो कि कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। क्लियर? तो यहां पर आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 62 क्वेश्चन। तो मनोरथा में संधि कौन सी है? विसर्ग संधि। ये आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि उसका संधि विकसित किया गया तो मनाधन रथ। चलिए अगला क्वेश्चन 62, नेत्राभ्याम अश्रूणी पतंती में नेत्राभ्याम पद में विभक्ति है। आपको यह बताना है कि इसमें पद में कौन सी विभक्ति है। ठीक है, अब समझिए, विभक्ति संस्कृत में कितने प्रकार की होती है? तो विभक्ति संस्कृत में 7 प्रकार की विभक्ति होती है। कितने प्रकार की? 7 प्रकार की। और आपने कारक पढ़ा होगा, तो हिंदी में कारकों की संख्या कितनी बताई मैंने? 8, जबकि संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। आपका संबंध कारक और संबोधन कारक को संस्कृत में नहीं लेते हैं। ठीक, अब हमें विभक्ति बतानी है, तो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी 7 विभक्तियां होती हैं। और ये जो विभक्तियां होती हैं ये कारक चिन्ह के आधार पर होती हैं। जो लोग ऑफलाइन क्लास में मुझसे पढ़े होंगे उन्हें पता भी होगा कैसे, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध काके की अधिकरण में पेपर और संबोधन हे वाले, ये तो हो गए कर्ता के कारक चिन्ह। ठीक है, लेकिन अब हमें यह बताना है कि इसमें विभक्ति कौन सी है। तो पंचमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति या द्वितीय विभक्ति, इन 4 ऑप्शन में बताना है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसका अर्थ क्या निकल रहा है? नेत्राभ्याम, ये नेत्र का द्विवचन है। नेत्राभ्याम अश्रूणी पतंती, नेत्रों से आंसू गिरते हैं। इसका अर्थ क्या निकल रहा है? नेत्रों से आंसू गिरते हैं। तो
पतंती माने गिरना, ठीक है, पत माने गिरना, पतन होना, ठीक। अश्रुणी मतलब आंसू, बहुवचन, और नेत्राभ्याम द्विवचन, तो नेत्रों से, आंखें कितनी होती हैं? 2, इसलिए उसे द्विवचन में रखा गया। तो नेत्राभ्याम अश्रुणी पतंती, नेत्रों से आंसू गिरते हैं, ये अलग होने का भाव है। और आपको पता होगा कि पंचमी विभक्ति ये जो होती है पंचमी विभक्ति अपादान कारक होता है, और इसका जो चिन्ह होता है वो से अलग, मतलब चिन्ह से है और किसके भाव में? अलग होने के भाव में। तो नेत्रों से आंसू गिरते हैं, ये अलग होने का भाव है, तो इसमें कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति। क्लियर? सप्तमी विभक्ति में चिन्ह क्या होता है? तो सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक होता है, चिन्ह इसका में और पर होता है। द्वितीय विभक्ति, इसका द्वितीय विभक्ति किसमें होती है? तो कर्म कारक में, इसका चिन्ह किसका होता है? को का। और षष्ठी विभक्ति क्या होती है? तो षष्ठी विभक्ति में संबंध कारक होता है और इसमें चिन्ह का की होता है। तो सारी चीजें आपको नॉलेज में आनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन बदल के भी आएगा, लेकिन यहां पर आंसर क्या है? तो नेत्रों से आंसू गिरते हैं, तो यहां पर पंचमी विभक्ति इसका उत्तर हो जाएगा। क्लियर? चलिए, तो सारी चीजें हमें समझते भी जाना है, क्योंकि अकेला आंसर ही नहीं, हमें और भी चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक। अगला क्वेश्चन चलते हैं 63। असनी शब्द, असनी शब्द है। अब वो लिंग पूछ रहा है। संस्कृत में 3 प्रकार के लिंग होते हैं, हिंदी में 2 प्रकार के लिंग हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, लेकिन संस्कृत में 3 प्रकार के, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अब वो ये पूछ रहा है कि जो असनी शब्द है वो कौन सा है? नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, या उपयुक्त सभी। तो असनी शब्द होता है वो वज्र होता है। असनी माने जो होता है वो होता है वज्र, और जो वज्र होता है, वज्र को हम पुल्लिंग में रखते हैं। किस में रखते हैं? पुल्लिंग में। तो असनी का जो हिंदी शब्द का अर्थ है, हिंदी में जो अर्थ है वो क्या है हमारा? वज्र। और वज्र जो है हिंदी में किस में रखा गया? पुल्लिंग में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पुल्लिंग। क्लियर? तो इसका बी आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट। तो ये संस्कृत में जब अर्थ याद होता है तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो असनी जो है वो कौन सा है? पुल्लिंग, ठीक। चलिए अगला देखते हैं 64, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तया निरपो आगम्यते में वाच्य बताना है। क्या बताना है? वाच्य। तो मुझे बताओ कि वाच्य कितने प्रकार के हैं? तो संस्कृत में और हिंदी में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, आपको पता भी है, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। और मैंने आपको बताया कि कर्तवाच्य में क्या होता है? तो कर्तवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाएं प्रयोग होती हैं, और इसमें कर्ता प्रधान होता है। क्या प्रधान होता है? कर्ता। कर्म में कर्म प्रधान होता है, और इसमें कौन सी क्रिया होती है? सकर्मक। और भाववाच्य में ना तो कर्ता प्रधान है ना ही कर्म प्रधान है, और इसमें अकर्मक क्रिया प्रयोग होती है। अब लास्ट वीडियोस में आपने देखा होगा, मैंने सकर्मक और अकर्मक की क्लास ली थी और उसमें बताया था कि जब किसी सेंटेंस में या किसी वाक्य में जब कर्ता के साथ कर्म आता है तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जब कर्ता के साथ कर्म नहीं आता है वहां अकर्मक क्रिया होती है। अब यहां पर कर्तवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। मतलब कल हमने हिंदी की वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा, एक उदाहरण आया था, राम आम खाता है। क्या आया था? राम आम खाता है। तो वहां पर क्या था? राम आम खाता है, तो वहां कौन सी क्रिया थी? सकर्मक। लेकिन सिंपल सेंटेंस था, सीधा सीधा सेंटेंस था। तो जब कभी कोई सेंटेंस सीधा सीधा लिखा जाता है तो वहां पर होता है कर्तवाच्य, चाहे उसमें अकर्मक क्रिया हो और चाहे सकर्मक। लेकिन कर्मवाच्य कब होगा? कर्मवाच्य तब होगा जब किसी बात को घुमाकर बोला जाएगा और साथ में क्या का उत्तर मिल जाए। जैसे राम के द्वारा आम खाया जाता है, राम आम खाता है, सीधी बात है। राम के द्वारा आम खाया जाता है, तो यहां पर घुमा फिराकर बात बोली गई। और क्या खाया जाता है? आम खाया जाता है, तो उत्तर कहां आ जाएगा? कर्मवाच्य में। उसी प्रकार इस सेंटेंस में तया निरपो अगम्यते, इसका अर्थ होता है उनके द्वारा। निरपा माने होता है राजा, यहां पर इन्होंने संधि करके बना दिया है, संस्कृत में विसर्ग संधि हो गई है। निरपा धन अगम्यते मतलब उनके द्वारा, तया माने होता है उनके द्वारा, तो उनके द्वारा राजा का अनुगमन किया जाता है। तो अगर मैं ये बोलता वह राजा का अनुगमन करता है तो सीधा सेंटेंस होता, लेकिन इसमें क्या बोला गया? उनके द्वारा राजा का अनुगमन किया जाता है, मतलब बात घुमा फिरा कर की गई है। और किसका अनुगमन कर रहा है? राजा का, मतलब उत्तर मिल रहा है। और जब उत्तर मिल रहा है तो कौन सी क्रिया? सकर्मक क्रिया। अतः सकर्मक क्रिया होने की वजह से यहां पर कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य। क्यों होगा? क्योंकि यहां पर सीधी सीधी बात नहीं है। दूसरी बात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाच्य से हमेशा क्वेश्चन आते हैं हिंदी संस्कृत दोनों में। समझिए, संस्कृत में आपने पढ़ा होगा जो आपके सर्वनाम होते हैं, सा, तौ, ते, त्वम, युवाम, युवम,
ठीक है। और अहम, आवाम और वयम। मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बता देता हूं, जिनको संस्कृत नहीं आती है या संस्कृत का अर्थ भी नहीं आता है तब भी वो वाक्य पहचान सकते हैं। कैसे? अगर आपका वाक्य या सेंटेंस इन सब्जेक्ट से चालू हो रहा हो, इन सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा हो, इन कर्ता से, जैसे कि सहा तौते, सहा माने वह, तो माने वे दोनों, ते माने वे सब, तुम माने तुम, युवा माने तुम दोनों, युवा माने तुम सब, अहम माने मैं, आवाम माने मैं दोनों, और वयम माने हम सब। अगर वाक्य इन 9, ये जो 9 दिख रहे हैं, अगर इनसे सेंटेंस शुरू होता है तो चाहे अकर्मक क्रिया हो और चाहे सकर्मक क्रिया हो, आपको इन वाक्य को अगर यहां से स्टार्ट होता है तो आपको आंखें बंद करके सीधा क्या बोल देना है? कर्तवाच। कौन सा वाच? कर्तवाच। क्यों? क्योंकि ये सीधे सीधे सेंटेंस है। इसकी जगह पर सहा की जगह आ जाता है तेन। सहा माने होता है वह और तीन माने होता है उनके द्वारा, और उसी का जो तया है, तया तृतीय विभक्ति में चला गया, उनके द्वारा। ठीक। तुम, तुम माने क्या होता है? तुम, और तुम का क्या हो जाता है? तया, तुम्हारे द्वारा। अहम माने मैं, और अहम का जब इसमें कर्मवाच में बदलते तो उसमें जाता है मया। तो समझिए, सात औते तुम युवा युवम अहम आवाम वयम, इनसे सेंटेंस शुरू हो तो आप हमेशा कर्तवाच लगाना, और इनके अलावा कोई और आ जाता है जैसे तेन, ताभ्याम, त्वया, मया, तो आपको कर्मवाच या भाववाच में से लगाना है। अगर उत्तर मिल जाए, सकर्मक क्रिया मिले तो कर्मवाच लगाना, और अगर उत्तर ना मिले तो भाववाच। ठीक है। तो यहां पर हमने देखा कि यहां इस सेंटेंस में तया निरपो अनुगम्यते लिखा था, यहां पर सेंटेंस में सात औते से स्टार्ट नहीं है, और जो उत्तर है वो हमारा उत्तर नहीं मिल पा रहा है। तो यहां पर उनके द्वारा राजा, तो राजा का उत्तर मिल गया, तो यहां पर कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया, और सकर्मक क्रिया होने की वजह से क्या है? कर्मवाच। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 64। तो यहां से आंसर क्या आ गया? कर्मवाच। ठीक। अगला क्वेश्चन, युपदारु पद में समास है। अब वो समास पूछ रहा है, कौन सा समास है? चलिए बताइए। युपदारु पद में समास है, तो ध्यान दीजिए, कल भी समास की चर्चा हुई थी हिंदी में। समास क्या होता है? समास समस्त पद होता है। ठीक है। अब समास मतलब संक्षेप में लिखना, तो आपको समास में केवल पहचान करना। जैसे द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं और इनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। अव्ययी भाव क्या होते हैं? अव्ययी भाव समास में किसी उपसर्ग से स्टार्ट होता है, यहां उपसर्ग से स्टार्ट नहीं हो। बहुब्रीहि समास कोई विशेष अर्थ देता है। यहां युपदारु समास में, युपदारु जो पद में समास है वो हमारा तत्पुरुष समास है। कौन सा है? तत्पुरुष समास। युपदारु पद में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है। तो यहां पर जो समास है वो कौन सा है? तत्पुरुष समास। ठीक। चलिए इसको याद रख लीजिए, युपदारु में कौन सा समास है? तत्पुरुष। चलिए अगला देखते हैं। गोधूम, गोधूम का अर्थ पूछा गया है। गोधूम कैसा शब्द है? तो गोधूम जो हमारा शब्द है वो तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है? तत्सम। और इसका हिंदी में अर्थ पूछा गया कि इसका अर्थ क्या है, तो बताइए क्या है? तो गोधूम माना होता है गेहूं, गेहूं उसका तद्भव शब्द है, और गोधूम जो है वो कौन सा शब्द है? तत्सम। क्लियर? चलिए ये तो सिंपल क्वेश्चन है। गोधूम शब्द का अर्थ क्या है? गेहूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि का उदाहरण है। देखिए विसर्ग संधि का उदाहरण कौन कौन सा है? तो ये पूछा गया कौन सी संधि, तो बताइए मुझे कौन सा होगा। चलिए महोषधि, ध्यान दीजिए, महोषधि की जो संधि है, महोषधि में संधि क्या है? महाधन औषधि, महाधन औषधि। तो यहां पर देखिए औ की मात्रा आ रही है। महोषधि में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है? वृद्धि। इसके बाद तल्लय, अगर हम तल्लय की बात करें तो तल्लय में कौन सी संधि होगी? तो तल्लय में तत् धन लय। ध्यान दीजिए, तल्लीन जैसा है, तत् धन लय, ता का मेल ला से हो रहा है, तो यहां पर भी कौन सी संधि है? ये व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। इसको संस्कृत में कौन सी संधि कहते हैं? लत्व। सूत्र कौन सा होता है? तौरली। सन्मित्रम, सन्मित्रम की संधि, सत धन मित्रम, यहां पर भी कौन सी संधि हो रही है? व्यंजन संधि। क्या बचा? नमस्ते। तो नमस्ते ही सही होगा। क्यों? क्योंकि नमस्ते का जब संधि विकसित करेंगे तो क्या बनेगा? नमाधन्ते। तो ध्यान दीजिए, विसर्ग संधि पूछ रहा था, तो विसर्ग संधि का उदाहरण क्या होगा? नमस्ते। क्लियर? बाकी संधि मैंने बता दी है। महोषधि में वृद्धि संधि है, तल्लय में व्यंजन संधि है, और सन्मित्रम में भी व्यंजन संधि है। क्लियर? चलिए, तो इसमें लत्वे और इसमें अनुनासिक संधि है, व्यंजन संधि का प्रकार है। ठीक। तो यहां पर हम संधि में विसर्ग संधि छाड़ना था, तो विसर्ग संधि कौन सी है? नमस्ते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन है स्पर्श संज्ञक वर्णों की संख्या। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वर्णमाला का फिर से क्वेश्चन आ गया है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या पूछ रहा है, तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, पांच। तो ये 5 वर्ग होते हैं और संख्या कितनी होती है? 25। तो का से लेके पा वर्ग तक की संख्या कितनी? 25। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो ऐसे ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, लेकिन याद रखना है स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 25। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अपन लोग। नंबर 69, बालिका पद में प्रत्यय। अब वो प्रत्यय पूछ रहा है, तो पहले तो मुझे ये बताओ कि प्रत्यय शब्द होता क्या है, बताइए। प्रत्यय शब्द क्या होते हैं? तो प्रत्यय शब्द ऐसे शब्द जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द का अर्थ बदल दें। ठीक, तो जैसे उपसर्ग होते हैं वो आदि में लगते हैं, प्रारंभ में लगते हैं, और प्रत्यय बाद में लगते हैं। ठीक, तो हिंदी में तो पहचानना आसान है। अगर हम इसमें पूछते कि बालिका में प्रत्यय क्या है, तो बालक में एका प्रत्यय लग जाता है, लेकिन संस्कृत में प्रत्यय अलग होते हैं। संस्कृत में कुछ किताबों में ध्यान दीजिए, कुछ किताबों में संस्कृत में प्रत्यय 3 प्रकार के दिए रहते हैं, और बहुत से लोग इन्हें 3 प्रकार ही पढ़ाते हैं। कौन कौन सा? तो हमने कहा कृत, तद्धित और स्त्री। इन 3 के अलावा भी संस्कृत में 2 और होते हैं। मतलब संस्कृत में अगर प्रत्यय की संख्या पूछी जाए तो टोटल 5 प्रकार के होते हैं, याद रखिए। बहुत ही कम किताबों में दिया रहता है। कौन कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें सुप प्रत्यय, तिंग प्रत्यय और कृत, तद्धित और स्त्री, ये 3 प्रत्यय ये हैं और 2 प्रत्यय ये हैं। इनको हम पढ़ते नहीं है, ठीक है, सिलेबस में नहीं है, बट कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। यहां पर बालिका, बालिका स्त्री प्रत्यय है। बालिका में कौन सा प्रत्यय है? स्त्री प्रत्यय। तो यहाँ कृत, तद्धित ऑप्शन में नहीं है, बट यहाँ पर ऑप्शन देख रहे होंगे याट, चाप, टाप और डाप। तो यहाँ पर जिन्होंने प्रत्यय पढ़ा होगा उन्हें पता होगा कि इसमें कौन सा प्रत्यय? स्त्री प्रत्यय। और स्त्री प्रत्यय का कौन सा प्रकार है? टाप। टाप में क्या होता है? कोई भी प्रत्यय में बड़ा की मात्रा लगा दी जाती है। बालक में कौन सी लग गई? बड़ा, तो क्या बन गया? बालिका। तो बालिका में कौन सा प्रत्यय है? टाप। जिस प्रकार अध्यापक तो अध्यापिका, ठीक है। तो इस तरीके से देखो फिर से आ की मात्रा लग गई है, तो इन सब में कौन सा प्रत्यय है? टाप प्रत्यय। ठीक है, याद रहेगा। तो स्त्री प्रत्यय का कौन सा प्रकार है? टाप। तो बालिका में कौन सा प्रत्यय है? टाप। क्लियर। तो ये संस्कृत का स्त्री प्रत्यय का प्रकार है टाप। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, पर्यंत में उपसर्ग। देखिए अभी हाल अपन लोग प्रत्यय की बात कर रहे थे, अब किसकी बात कर रहे हैं? उपसर्ग। उपसर्ग क्या होते हैं पता है? किसी शब्द के प्रारंभ में जो शब्द लगकर उस शब्द का अर्थ बदल दे उसे हमने उपसर्ग बोला, और उपसर्ग बताना है। तो ध्यान दीजिए, पर्यंत को आप पहले क्या कर लीजिए? विच्छेद कर लीजिए। तो विच्छेद करोगे तो परिधन अंत। मुझे बताइए अब इसमें ऑप्शन में परा, पिरा, पर और परी। आंसर परी। क्लियर। तो पर्यंत में उपसर्ग क्या है? तो कौन सा अंत, कौन सा शब्द लगा हुआ है? परी। क्लियर। तो पर्यंत का संधि विच्छेद कर लीजिए, तो परिधन अंत और उपसर्ग क्या आ गया? परी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संस्कृत में चत्वारिशत, एकोना चत्वारिशत को क्या कहते हैं? देखिए अब ये गिनती का क्वेश्चन आ गया है। किसका क्वेश्चन आ गया है? गिनती का। तो मैंने आपको गिनती भी पढ़ाई है, ध्यान दीजिए। चत्वारिशत माने होता है 40, चत्वारिशत माने 40, लेकिन एकोना, ध्यान दीजिए, कुछ लोग जैसे 40 देखेंगे तो देखेंगे कि 40 वाली लाइन कौन सी है? हमने कहा 49। तो हो सकता है बहुत सारे लोगों के मन में आ जाए कि भाई एकोना चत्वारिशत माने 49, जो कि गलत है। क्यों? चत्वारिशत माने होता है 40, लेकिन एकोना, एकोना माने होता है एक कम। तो 40 से एक कम कौन है? 39। तो आंसर कौन सा होगा? 39। समझिए, जब भी गिनती लिखना हो, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा 29, क्या लिखा? 29। तो अगर 29 को लिखना है तो 29 को 3 तरीके से लिखा सकता है। नव विंशति, नव विंशति मतलब 20 और 9 29। इसी प्रकार अगर हम इसको और तरीके से लिखें तो एकोना, क्या बोलेंगे? एकोना। अब किससे कम है? 30 से कम। तो एकोना 63, 30 से एक कम। मतलब 9 वाली गिनती को लिखने का तरीका क्या है कि उससे एक कम लिखा जाता है। तो अगला टर्म लिखो और उससे एक कम लिखो। तो यहां पर क्या हो रहा है कि एकोना चत्वारिशत, तो इन्होंने क्या किया? एकोना चत्वारिशत को 40 से एक कम, और 40 से एक कम क्या है? 39। तो इसका आंसर क्या होगा? 39। ठीक है, 39 को आप नव त्रिंशत भी बोल सकते हैं और ऊन चत्वारिशत भी बोल सकते हैं। एकोना की जगह एक शब्द और प्रयोग होता है ऊन, तो इसको ऊन चत्वारिशत भी बोल सकते हैं। याद रखना है, कभी कभी पेपर में ऊन चत्वारिशत भी आ सकता है। ठीक है, चलिए, तो संस्कृत में एकोना चत्वारिशत को क्या कहते हैं? 39। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
चलिए अगला, द्वि शब्द। द्वि शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति का रूप है। तो ध्यान दीजिए, द्वि शब्द का वो स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति पूछ रहा है, ये भी गिनती का क्वेश्चन है। तो दो को स्त्रीलिंग में जो उसका वचन है वो क्या है, मतलब स्त्रीलिंग में जो प्रथम विभक्ति रूप है उसे हम क्या बोलेंगे बताइए? द्वम, द्वि, द्वय और द्वौ, कौन सा है बताइए? तो इसमें कौन सा होगा? द्वय। द्वय होता है, याद रख लीजिए, द्वि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? द्वय। ठीक है, इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो दो का स्त्रीलिंग रूप द्वय। चलिए अगला क्वेश्चन, ददति, ये रूप से क्वेश्चन आ गया है। कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन है? चार ऑप्शन है आपके पास। ठीक, तो ऑप्शन है लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। तो यहां पर ददति को पढ़ने पर आपको लग रहा होगा सर ये तो बहुत ही सिंपल है, पढ़ती पढ़ता पठंती के अनुसार चलोगे तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन लगेगा, लेकिन गलत। यहां एक्सेप्शनल है, क्योंकि लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन जो स्टार्ट होता है वो ददाति से स्टार्ट होता है। कहां से? ददासी से। तो यहां पर जो होता है ददाति, ददाशी, ठीक है, ददाति, ददाशी और ददामी, तो ये प्रथम है। लग रहा होगा अजीब सा, लेकिन वो ददाति से स्टार्ट है। और इसमें जो ददति रूप है वो हमारा लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, सॉरी यहां पर हाँ लट लकार प्रथम पुरुष और हाँ तो लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, सॉरी, तो लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में है, तो यहां पर बहुवचन कौन सा है? ये वाला। ठीक है, तो यहां पर ददति ये वाला ऑप्शन हो जाता है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। ठीक है, तो ये याद रखना है। ददति कौन सा रूप है? लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, इसको याद रखना है। ठीक, ये रूप से याद है, तो आपको अगर रूप याद होंगे तभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इनको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन, गुरु उपदेश। गुरु उपदेश संधि, गुरु उपदेश में संधि कौन सी है ये पूछा गया है। क्या पूछा गया? गुरु उपदेश। तो गुरु उपदेश में सिंपल संधि है। गुरु उपदेश की संधि विकसित करो, गुरु धन उपदेश। यहां पर किसका मेल हो रहा है? उ और उ का। तो यहां पर सजातीय स्वरों का मेल हो रहा है, और सजातीय स्वर मिलकर कौन सा बना रहा है? दीर्घ रूप। तो कौन सी संधि? दीर्घ संधि। सिंपल सी संधि है, ये तो आपने पहचान ही लिया होगा। गुण संधि की पहचान ए ओ आर का निर्माण, यण संधि यारा लावा के पहले आधा बाण, आयादी संधि आए आए अब आपका उच्चारण। क्लियर? तो इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, क्योंकि सजातीय स्वर मिलकर दीर्घ रूप बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, उपसर्ग है। अब उपसर्ग की पहचान बतानी है कि इनमें उपसर्ग कौन है। तो बताओ, अभी हाल बताया था उपसर्ग की परिभाषा क्या है? उपसर्ग ऐसे शब्द जिसमें किसी शब्द के प्रारंभ में लगकर उस शब्द का अर्थ बदल दे। तो यहां देखिए चार ऑप्शन कौन कौन है? कुत्र, यत्र, परा और यदा। कुत्र माने कहां, यत्र माने यहां, यदा माने जब और परा। तो ये परा जो शब्द है, तो ध्यान दीजिए, कुत्र से कोई शब्द बनेगा क्या? तो ये कुत्र, यत्र और यदा, ये तीन जो शब्द दिख रहे हैं ये आपके अव्यय शब्द हैं। कौन से शब्द हैं? अव्यय शब्द। अव्यय शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो परिवर्तित नहीं होते हैं, किसी भी सेंटेंस में कहीं भी आ जाएं उन्हें परिवर्तित नहीं किया जाता। लेकिन परा, ये परा ही उपसर्ग है। क्यों है? परा से आप पराधीन, ठीक है, पराक्रम। तो इनमें देखिए पराधीन में परा उपसर्ग है, पराक्रम में तो ये उपसर्ग पूछ रहा है, तो उपसर्ग क्या है? परा है। क्लियर? उपसर्ग क्या होते हैं? किसी शब्द के प्रारंभ में लगने वाले शब्द। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? परा। तो उपसर्ग क्या है? परा। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख के पूछ सकते हैं। ठीक, और मैंने कल की वीडियोस में आपको व्हाट्सएप नंबर भी शेयर किया था, तो वहां से भी आप व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए अब एक पैराग्राफ दिया हुआ है, क्या है? समाजे सर्वत्र दुर्जना पीड़यन्ति जनान, मतलब समाज में सभी दुर्जन लोगों को पीड़ित करते हैं। यद्यपि सज्जनाम संख्या अधिका अस्ति तथापि दुर्जना एवं प्रबला इति महाद आश्चर्यम, मतलब जो दुर्जन लोग हैं उनकी संख्या अधिक है। ठीक है, मतलब दुर्जन की संख्या कम है, सॉरी, और यहां पर सज्जनों की संख्या, यद्यपि माने फिर भी, और यहां पर क्या है? सज्जनों, तो सज्जनों की संख्या अधिक है, फिर भी, तथापि माने फिर भी दुर्जन प्रबल है। क्यों है प्रबल है? और ये महा आश्चर्य की बात है, क्योंकि यतो ही माने क्यों ही, क्योंकि सज्जन प्रायः तटस्थ होते हैं, मतलब स्थिर रहते हैं और ज्यादा विरोध नहीं करते। यदि दुर्जनों के प्रति विरोध करना स्टार्ट करते हैं, मतलब सज्जन लोग विरोध करें, तो निश्चय ही समाज
निर्भय हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहां सेंटेंस में किसकी बात की गई है? दुर्जन और सज्जनों की। अब ऑप्शन से देखते हैं क्वेश्चन क्या है। उपर्युक्त गद्य के अनुसार समाज में किसकी संख्या कम है? कि पूछा गया उपर्युक्त गद्य के अनुसार समाज में किसकी संख्या कम है। तो मैंने आपको हिंदी में अभी अनुवाद करके बता दिया, तो आपको समझ में आ गया होगा किसकी संख्या कम है। तो यहां पर सज्जनों की संख्या अधिक है और दुर्जनों की संख्या क्या है? कम है। बात समझ में आ रही है? तो यहां सेंटेंस मतलब जो पद गद्य दिया हुआ है उसका आशय ये निकल रहा है कि सज्जनों की संख्या अधिक होने के बावजूद भी दुर्जनों का विरोध ना करने पर समाज इस तरीके से होता जा रहा है और दुर्जनों की संख्या कैसी है? कम है। तो उपर्युक्त गद्य के अनुसार समाज में किसकी संख्या कम है? तो दुर्जनों की संख्या कम है। चलिए अगला क्वेश्चन। उपर्युक्त गद्य के अनुसार आपके दुष्ट लोग समाज में क्यों प्रबल दिखते हैं? तो ये आखिरी लाइन में दिख रहा होगा, मैंने बताया था, क्योंकि आपके जो सज्जन हैं, इसका आंसर डी होगा। ध्यान दीजिए, क्योंकि सज्जन लोग कैसे होते हैं? तटस्थ रहते हैं। क्योंकि सज्जन लोग कैसे रहते हैं? तटस्थ रहते हैं। ऐसा गद्यांश में दिया हुआ है। ठीक है, तो दोनों आंसर मिल गए। ठीक है, चलिए तो ये गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन थे। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये श्लोक दिया, निम्नलिखित श्लोक को पढ़िए तथा इससे संबंध प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला श्लोक ही पढ़ लीजिए। महान वृक्षो जायते वर्धते चा तम चेव भूतानि समाश्रयन्ति यदा, यहां पर थोड़ा एक मिनट, यदा वृक्षस्यन्ति देहते चा तदाश्रया अनिकेता भवन्ति। इसका अर्थ ये है कि जैसे जैसे वृक्ष बढ़ते जा रहे हैं, वृक्ष बढ़ेंगे, वैसे ही मनुष्य उन पर आश्रित होता जा रहा है। ठीक, लेकिन यदि हम वृक्षों को जलाते हैं और काटते हैं तो मतलब उसके कारण मनुष्य का विनाश संभव है। ठीक है, मतलब हमें पेड़ों को काटना और जलाना नहीं चाहिए। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है क्वेश्चन? चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है इस श्लोक का भाव बताना है। भाव मतलब अर्थ। तो ध्यान दीजिए क्या है? वृक्ष को काटना है, जलाना नहीं चाहिए। प्राणी जो वृक्ष पर आश्रित होते हैं, वृक्ष के नष्ट होने पर वे भी निराश्रित हो जाते हैं। वृक्ष महान होता है, वृक्ष पर सारे प्राणी आश्रित होते हैं। इसका अर्थ बताना है। तो श्लोक का जो अर्थ है, तो ध्यान दीजिए, उसमें जो लाइन दी हुई थी उसमें यह था वृक्ष को काटना या जलाना नहीं चाहिए। ठीक है, इस श्लोक का जो अर्थ है वो वृक्ष को काटना या जलाना नहीं चाहिए। आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, इस श्लोक की स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपको बाद में कभी पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए इस श्लोक को देख लीजिए। यहां से जो आंसर था वो क्या हो जाएगा? पहला, वृक्ष को काटना या जलाना नहीं चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन। उपर्युक्त श्लोक में भूतानी, तो ध्यान दीजिए, भूतानी का जो अर्थ होता है वो प्राणी होता है। भूतानी का जो अर्थ है वो प्राणी। क्लियर? तो ये संस्कृत शब्द याद रखना है। उपर्युक्त श्लोक में भूतानी का अर्थ क्या है? प्राणी। चलिए अगला क्वेश्चन। भूतानी का अर्थ क्या है? प्राणी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। भू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। तो ध्यान दीजिए, लोट लकार जो होता है वो आज्ञा के लिए प्रयोग होता है, आज्ञार्थक। ठीक है, आज्ञार्थक के लिए। इंग्लिश में इंपेरेटिव सेंटेंस में किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, आज्ञा के लिए। तो भू धातु का लोट लकार आज्ञावाची। तो आज्ञावाची में जो भू धातु का रूप पूछ रहा है वो मध्यम पुरुष एक वचन पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए, मध्यम पुरुष एक वचन में क्या आएगा? तो जब पठ धातु के पढ़ते तो पठ, पठतम, पठन। तो पठ पठतम में देखो, पठ मतलब पठ से पठ होता है। तो मध्यम पुरुष एक वचन पठ धातु में पठ है। उसी प्रकार भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन क्या हो जाएगा? भव। क्या हो जाएगा? भव। तो बताइए कहां लिखा है? भव, सी। तो भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष जो होगा वो होगा भव। तो इसके जो रूप चलते हैं लोट लकार के आज्ञावाची के लिए चलते हैं। कैसे चलते हैं? तो भवतु भवताम भवंती, भव भवतम भवत और भवानी भवाब भवाम। ठीक है, तो ये लोट लकार है, आप बुक से भी देख सकते हो। तो भू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष का जो एक वचन है वो क्या है? भाव है। ठीक, तो इसमें आपको याद रखना पड़ेगा, बिना याद किए हुए ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये तो याद करने वाला। अगला क्वेश्चन, सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम क्या होते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। और संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें भी हम सर्वनाम कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, सर्वनाम बताना है तो स्थूल माने होता है मोटा। ध्यान दीजिए, स्थूल माने क्या होता है? मोटा।
तो मोटा क्या है भाई, विशेषण भी हो सकता है, ठीक है। चलिए पुत्र, पुत्र एक कर्ता है और एक ऐसा कह सकते संज्ञा है, ठीक है, ये भी नहीं है। प्राता, प्राता आपका अव्यय शब्द है। प्राता क्या है, अव्यय शब्द, ये बदलेगा नहीं किसी भी सेंटेंस में। प्राता, मैं प्रातः सुबह जल्दी उठता हूं, मैं प्रातः घूमने के लिए जाता हूं, तो प्रातः क्या है, अव्यय शब्द। सर्वा, सर्वा माने होता है सभी, ध्यान दीजिए सभी। तो यहां पर बहुत सारे लोगों के नाम मान लीजिए ले लिया, राजेंद्र, महेंद्र, सुरेंद्र, और उनकी जगह पर हमने क्या प्रयोग कर दिया, सर्वा। सर्वा माने सभी। तो संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। और इन चारों ऑप्शन में अगर सर्वनाम की बात की जाए तो क्या होगा, सर्वा। ध्यान दीजिए, स्थूल माने मोटा, पुत्र, पुत्र में ये है संज्ञा, और प्रातः जो है अव्यय है, तो यहां पर आंसर क्या होगा, सभी। ये सभी जो है वो कौन सा शब्द है, सर्वनाम शब्द है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो एक एक क्वेश्चन को मैं डिस्क्राइब करता जा रहा हूं, आप लोग इसको देखते जाइए। जहां पर भी आपको डाउट हो रहा है आप कमेंट बॉक्स पे भी लिख सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पे अलग से पूछ भी सकते हैं, ठीक है। अभी आप लोग थोड़ा थोड़ा इस तरीके से पढ़ते जाइए, बाद में ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी तो उसमें भी मैं फिर से स्टार्टिंग से ही पढ़ाऊंगा। और अभी क्वेश्चन पेपर को लगाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंजर। कुंजर शब्द का अर्थ है, तो जो बीटीसी कर रहे हैं छात्र, बीटीसी में एक संस्कृत की किताब रहती है फर्स्ट ईयर में, वहां पर जानवरों के नाम, पशु पक्षियों के नाम, पेड़ पौधों के नाम और मनुष्य के शरीर के अंगों के नाम, ये सब दिए हैं संस्कृत में, उन्हें याद करना है क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन बनता है, 1 नंबर का जरूर आता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ कुंजर शब्द का अर्थ क्या है, तो याद रखना है, बस इसमें याद ही रख सकते, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। तो कुंजर शब्द का जो अर्थ होता है वो हाथी होता है। क्या होता है, हाथी। यहां पर कुछ लोगों को लग रहा होगा कि कुंजर माने सर हाथी, हमें तो लग रहा था सुअर, ये गलत है। सुअर को संस्कृत में सूकरा कहते हैं, सूकरा। और जो हाथी होता है, हाथी को संस्कृत में गजा भी बोलते हैं, हस्ती भी बोलते हैं और करी भी बोलते हैं। देखिए हाथी को जो जो बोलते हैं वो गजा भी बोलते हैं, गजा भी बोलते हैं, ठीक है, हस्ती भी बोलते हैं, और यहां पर कुंजर, कुंजर भी बोलते हैं, ठीक है, और करी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, करी। तो ये शब्द किसके अर्थ हैं, हाथी के, ठीक है। तो ये याद रखना है कि यहां पर क्या बोला गया है, ठीक। और सर्प, सर्प को सांप बोलते हैं और भुजंग भी बोलते हैं, सर्प को भुजंगा, भुजंगा भी बोलते हैं। और हिरण, हिरण को जानते ही होंगे आप लोग, हिरण को एक तो हरिणा बोलते हैं, हिरण को हरिणा बोलते हैं संस्कृत में, और एक मृग, मृगा। तो संस्कृत में हिरण को हरिणा, मृग बोलते हैं, सर्प को भुजंगा भी बोलते हैं और सर्प भी बोल सकते हैं, ठीक है। और सुअर को बोलते हैं सूकरा, सुअर को बोलते हैं सूकरा। इनको नोट कर सकते हैं, हो सकता है अगली बार इनको पूछ लिया जाए संस्कृत में। तो कुंजर शब्द का अर्थ क्या है, तो यहां पर आंसर होगा हाथी। और हाथी को और क्या क्या कहते हैं संस्कृत में, तो गजा, हस्ती और करी, ठीक है, करी। ये संस्कृत नाम है, इसको आप बीटीसी की किताब से याद रख सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहां पर हाथी है इसका सही आंसर। नेक्स्ट, मात्र शब्द का तृतीय विभक्ति एकवचन। अब ये एक विभक्ति पूछ लिए, मात्र शब्द, तो मात्र शब्द का तृतीय विभक्ति एकवचन क्या है बताइए। तो यहां पर मात्रा, आंसर क्या है सही, मात्रा। क्या सही आंसर है, मात्रा। इसमें रूप याद होने चाहिए और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए ये जो माता शब्द है वो प्रथमा विभक्ति एकवचन है, प्रथमा विभक्ति एकवचन। कौन सा है, प्रथमा विभक्ति एकवचन, प्रथमा एकवचन है, ठीक है। मात्रा जो शब्द है वो तृतीय विभक्ति एकवचन है, और ये मात्या कोई शब्द नहीं है, ठीक है। और यहां पर मात्रेया ये भी कोई शब्द नहीं है, ठीक है। तो यहां पर केवल इतना याद रखना कि मात्रा जो है वो तृतीय विभक्ति एकवचन है, इसका आंसर ए हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सुबंधु की रचना है, ये रचना पूछी गई है। कौन कौन सी रचनाएं दी है, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, स्वप्न वासवदत्तम और वासवदत्ता। तो यहां पर इन्होंने पूछा है कि सुबंधु की रचना कौन सी है बताइए। तो रचनाएं आपको याद होनी चाहिए, मैं आपको एक आध वीडियोस में आप लोगों को सारी रचना, इंपोर्टेंट रचनाओं की वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो सुबंधु की रचना यहां पर आंसर है वासवदत्ता, ठीक है। मेघदूत जो है और अभिज्ञान शाकुंतलम ये कालिदास की रचना है। किसकी रचना है, कालिदास की। तो कालिदास की रचना है मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम। और स्वप्न वासवदत्तम ये भास की है, किसकी है, भास की, ठीक। और वासवदत्ता किसकी है, सुबंधु की रचना। तो यहां पर रचना सुबंधु की पूछी गई थी, तो सुबंधु की रचना कौन सी है, वासवदत्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ध्यान से देखिए, 85 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर है। सिंपल सा क्वेश्चन है,
हिंदी में स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण और संस्कृत में स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के बारे में मैंने चर्चा की थी। यहाँ पर चारों ऑप्शन देख लीजिए, लेर, हेर, बिर, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये टीईटी 2020 का पेपर है, ठीक है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन कहाँ से सिंपल पूछे जाते हैं, बस आपको थोड़ा पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पर आंसर क्या है, लिर है। ये लिर कौन सा स्वर है, तो लिर मूल स्वर है, जिसको हमने हर्ष स्वर का नाम भी दिया था। और इसको बोलने में कितनी मात्रा का समय लगता है, 1 मात्रा का समय लगता है। ये सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। लिर कैसा है, मूल स्वर है, संस्कृत में हर्ष स्वर है, 1 मात्रा का समय लगता है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्वर है, तो लिर एक स्वर है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, लिर। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नदी शब्द रूप में प्रयुक्त वचन, नदी किस रूप में प्रयुक्त की गई है, क्वेश्चन नंबर 86। नदी में हमें बताना है कि वो एक वचन है, बहुवचन है, या एक वचन बहुवचन दोनों हैं, या द्विवचन है। तो याद रखिए नदी जो शब्द है वो आपका बहुवचन है। नदी कैसा शब्द है, बहुवचन, ठीक है। नदी एक वचन में प्रयुक्त नहीं होती है, नदी हमेशा बहुवचन में रहती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो याद रखना नदी बहुवचन में है, ठीक। अगला, अकारांत पुल्लिंग शब्द। अकारांत मतलब ध्यान दीजिए, जिसमें आखिरी में आ की मात्रा उसे अकारांत कहते हैं और साथ में पुल्लिंग पूछा गया, तो रामा। इसका आंसर क्या होगा, रामा। क्यों, क्योंकि जो फलम है वो नपुंसकलिंग है और भानु में उकारांत है। भानु में क्या है, उकारांत, और पूछ रहा है अकारांत, तो रामा में कौन सा शब्द है, अकारांत। अकारांत, इकारांत, उकारांत ये चलता है, ठीक है। तो अकारांत में आ की मात्रा, इकारांत में ई, उकारांत में ऊ, उकारांत में बड़ा ऊ, तो इस तरीके से चलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो अकारांत पुल्लिंग शब्द का उदाहरण क्या है, राम। तो इसका आंसर क्या होगा, राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजिते। प्रेजिते में संधि बतानी है, प्रेजिते में संधि बतानी है। कौन कौन सी संधि है, तो ध्यान दीजिए, प्रेजिते में संधि बताइए। तो देखो पूर्व रूप संधि, क्या पूर्व रूप संधि होगी, नहीं। पूर्व रूप संधि क्या होती है, पूर्व रूप में आ का होता है, जैसे कि वृक्षे अपी, वृक्षे अपी, इसमें पूर्व रूप संधि है क्योंकि इसमें आ है, ठीक। गुण संधि है क्या, नहीं। गुण संधि को विकसित करने पे किसका मेल होता है, आ और ई का, या आ और ऊ का, ठीक है। प्रेजिते की संधि जब की जाती है तो प्राधन एजते बनता है, प्राधन एजते, ध्यान दीजिए, प्राधन एजते। तो पूर्व रूप संधि जो है, सॉरी प्रेजिते जो संधि है उसका विच्छेद प्राधन एजते। तो ध्यान रखिए कि उपसर्ग के बाद अगर ए और ओ का मेल होता है तो उसे हमने पररूप संधि बोला था, और पररूप संधि का सूत्र होता है एंगी पररूपम। क्या सूत्र होता है, एंगी पररूपम। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। इसमें संधि कौन सी है, पररूप संधि। कई बार क्वेश्चन आता है प्रेजिते, टीटी 2016 में आया था उपोसति। तो उपोसति की संधि भी क्या होती है, उपधन ओसति। तो अभी हाल मैंने क्या बताया कि अगर किसी उपसर्ग के बाद ए या ओ आ जाए उसमें कौन सी संधि है, पररूप संधि। तो 2 उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है, प्रेजिते और उपोसति। ये दोनों उदाहरण बहुत मोस्ट है, किसके उदाहरण है, पररूप के। कई बार पेपर में आया है, ठीक है। तो प्रेजिते में कौन सी संधि है, पररूप संधि। कौन सी संधि, पररूप संधि। सूत्र क्या है, एंगी पररूपम। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। वा वर्ण का उच्चारण स्थान। मैंने उच्चारण स्थान की दृष्टि से वर्ण के प्रकार बताए थे, तो वहां पर श्लोक में मैंने बताया था केवल वा, इसमें दंतोष्ठ में। तो यहां बताइए ओष्ठ, ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, ओष्ठ, तालु, दंतोष्ठ, दंत। आंसर हो जाएगा आपका दंतोष्ठ। आंसर क्या होगा, दंतोष्ठ, क्योंकि वा वर्ण का उच्चारण किसमें होता है, दंतोष्ठ में, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, घुटने के लिए उपर्युक्त संस्कृत शब्द। तो घुटने के लिए उपर्युक्त शब्द कौन सा है, तो घुटना को संस्कृत में बताना है। तो ध्यान दीजिए, घुटने को संस्कृत में जानू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जानू। तो घुटना के लिए जो शब्द है वो जानू सही अर्थ है। तो ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये आपके संस्कृत के आपके 30 के 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। यहां से आपको जो भी पूछना आप कमेंट बॉक्स पर लिख दीजिए। कैसा वीडियो लगा वो भी आप बताते जाइए, और इस वीडियो से रिलेटेड जो भी चीजें आपको सही लगती हैं, गलत लगती हैं, जो भी चीजें हैं उस पर आप सजेशन भी दे सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कीजिए और लास्ट तक वीडियो देखिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस सेट करेंगे वो भी आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगा। तो लगातार मैं आपको छोटी छोटी वीडियोस ऐसे ही अपलोड करता रहूंगा। थैंक यू।